गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे नर्सिंग लर्निंग यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का टॉपिक जो जीएनएम सेकेंड ईयर के लिए बहुत यूज़फुल है, वो है फ्रैक्चर। फर्स्ट अपॉन डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्चर। अ फ्रैक्चर इज़ अ डिस्ट्रप्शन और ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ अ स्ट्रक्चर ऑफ बोन। जो नॉर्मल बोन होता है उसमें कोई ब्रेक आ जाता है या फिर डिस्ट्रप्शन हो जाता है, उसको बोलते हैं फ्रैक्चर। देन कॉजेस। तो कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं फ्रैक्चर होने के? फर्स्टली ट्रॉमा, उसमें रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट आ सकता है, जैसे एक्सीडेंट जो होते हैं वो। उसके बाद फॉल्स, गिरने से भी कभी कभी फ्रैक्चर हो जाता है। एंड देन ब्लंट इंजुरीज। देन नेक्स्ट पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, उसमें सेकेंडरी टू सम डिसीज़ लाइक कुछ पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होते हैं जो किसी डिसीज़ की वजह से होते हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, बोन्स जो होते हैं वो ब्रिटल हो जाते हैं। ऑस्टियोमेलेशिया में क्या होता है, बोन्स जो होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद कैंसर की वजह से फ्रैक्चर हो सकता है। उसके बाद अगर बोन इन्फेक्शन हुआ कोई, उसकी वजह से फ्रैक्चर हो सकता है। लॉन्ग यूज़ ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड अगर हो रहा है तो फ्रैक्चर हो सकता है। और एज हो गई है बहुत ज़्यादा तो फ्रैक्चर हो सकता है। ऑफ फ्रैक्चर, तो फर्स्ट है ओपन एंड क्लोज फ्रैक्चर। उसके बाद स्टेबल फ्रैक्चर और अनस्टेबल फ्रैक्चर। देन क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू टाइप्स, तो टाइप्स के हिसाब से कितने क्लासिफिकेशन है फ्रैक्चर की? 10 है। फर्स्टली ये हमारा नॉर्मल मीन्स 9 है। देन ट्रांसवर्स, उसके बाद ऑब्लिक, उसके बाद स्पाइरल, उसके बाद कम्यूटेड, उसके बाद सेगमेंटल, उसके बाद एवल्स्ड, उसके बाद इम्पैक्टेड, उसके बाद टॉरस में फ्रैक्चर हुआ है तो कैसे हुआ है, उसमें थोड़ा सा पूरा बोन ब्रेक नहीं हुआ है लेकिन उसका जो शेप है उसमें डिफॉर्मिटी आई है। उसके बाद ग्रीन स्टिक। ये 9 टाइप्स है फ्रैक्चर के। उसके बाद ये लॉन्जिट्यूडनल फ्रैक्चर और सिंपल फ्रैक्चर भी। देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, अगर फ्रैक्चर हुआ तो कौन से साइन एंड सिम्टम दिखेंगे? तो फर्स्ट है पेन होगा, बहुत ज़्यादा पेन होगा। उसके बाद एडिमा एंड स्वेलिंग हो सकती है पेशेंट को। उसके बाद मसल स्पाजम हो सकता है, मीन्स इनवॉलेंटरी मूवमेंट ऑफ मसल्स। उसके बाद डिफॉर्मिटी हो सकती है, जहाँ फ्रैक्चर हुआ वो जो पार्ट है वो पहले जैसा नहीं रहेगा, उसमें कुछ डिफॉर्मिटी आ जाएगी फ्रैक्चर होने की वजह से। उसके बाद कंट्यूशन एंड इकाइमोज्ड, मीन्स क्या होता है कि इसमें अगर कोई इंजरी हुई तो नॉट ओनली वो स्किन को ये करेगी लेकिन उसमें जो वेन्स है, कैपिलरीज है, वो भी रप्चर हो जाएंगी। ठीक है। उसके बाद लॉस ऑफ फंक्शन, ऑब्वियसली फ्रैक्चर हुआ तो हम मूव नहीं कर सकते, तो हमारे फंक्शन भी हम प्रॉपरली मूव परफॉर्म नहीं कर सकते। उसके बाद क्रेपिटेशंस मीन्स क्रैकल साउंड जो आता है फ्रैक्चर होने के बाद वो। उसके बाद डायग्नोसिस, तो फ्रैक्चर है तो डायग्नोसिस करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा, बस हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करना पड़ेगा कि एक्सीडेंट हुआ है या फॉल हुआ है वो। उसके बाद एक्सरे निकालेंगे तो उसमें क्लियर दिख जाता है फ्रैक्चर। देन सीटी स्कैन करने से दिख जाता है और एमआरआई करने से। एमआरआई का फुल फॉर्म मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। देन मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं फ्रैक्चर के लिए? तो फर्स्टली गोल क्या होगा हमारा? एनाटॉमिक रिलायमेंट ऑफ बोन, जो एनाटॉमिकली डिफॉर्मिटीज़ आई है बोन में वो नॉर्मलाइज फिर से जैसा था वैसे करना हमारा गोल रहेगा। उसके बाद इमोबिलाइजेशन टू मेंटेन रिलायमेंट, जितना हो सके उतना जिस पार्ट में फ्रैक्चर हुआ है उसको मोबिलाइज नहीं करना है। ठीक है। उसके बाद रिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मल टू नियर नॉर्मल फंक्शन ऑफ द इंजर्ड पार्ट, कोशिश करनी है कि जिस पार्ट को
प्रॉब्लम हुई है, इंजर्ड हुआ है, वो अपना नॉर्मल फंक्शन करने के लिए एबल हो। उसके बाद फ्रैक्चर रिडक्शन। तो फ्रैक्चर रिडक्शन क्या कैसे करेंगे? क्लोज रिडक्शन, इट इज़ नॉन सर्जिकल रिडक्शन अंडर लोकल एंड जनरल एनेस्थीसिया। ये क्लोज रिडक्शन में क्या करेंगे कि जनरल एनेस्थीसिया में देंगे और ये नॉन सर्जिकल है। और ओपन रिडक्शन में क्या है? सर्जिकल, ORIF एंड OREF। ठीक है, ये है OREF। इसमें बाहर से कनेक्ट किया है फिक्सेसर और ट्यूब भी नेल्स भी अटैच किए हैं। उसके बाद ORIF में क्या किया है? रॉड जो है वो अंदर डाला है, इनसाइड द बोन। उसके बाद इमोबिलाइजेशन के लिए में क्या क्या कर सकते हैं? कास्ट यूज़ कर सकते हैं, हमारा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो कास्ट रहता है वो। उसके बाद स्प्लिंट्स यूज़ कर सकते हैं, उससे भी इमोबिलाइजेशन नहीं होगा। और ट्रैक्शन यूज़ कर सकते हैं। ट्रैक्शन मीन्स पुलिंग फोर्स अप्लाई करके उस पार्ट को इमोबिलाइज ना हो ऐसे फिक्स करके रखते हैं। उसके बाद ड्रग थेरेपी, मेडिसिन कौन से दे सकते हैं हम फ्रैक्चर के केस में? तो मसल रिलैक्सेंट देंगे। उसके बाद एनाल्जेसिक, क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा है। उसके बाद प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स, ताकि अगर इंजरी है तो पेशेंट को कोई भी इन्फेक्शन ना हो। उसके बाद टिटेनस इम्यूनाइजेशन, क्योंकि पेशेंट को इंजरी हुई है। देन सर्जिकल डेब्रिपमेंट एंड इरिगेशन, अगर बहुत ज़्यादा इंजरी हुई है तो सर्जिकल डेब्रिपमेंट करेंगे एंड इरिगेशन करेंगे। उसके बाद न्यूट्रिशन में क्या क्या ध्यान रखना है? पेशेंट को हाई प्रोटीन डाइट देना है। एग, सोया चंक्स जो होते हैं वो, सोयाबीन मीन्स। उसके बाद विटामिन मिनरल्स भी देना है। हाई फ्लूइड इनटेक बोलना है पेशेंट को कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है उनको। उसके बाद स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट डाइट लेने के लिए बोलना है। और अवॉइड कॉन्स्टिपेशन, पेशेंट को बोलना है कि ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर खाओ, उससे क्या होगा कि कॉन्स्टिपेशन अवॉइड होगा। फाइबर्स में क्या खा सकते हैं? फ्रूट्स, उससे उनको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। उसके बाद स्टेजेस ऑफ बोन हीलिंग की 6 स्टेजेस है कि वो कैसे किस हिसाब से वो हील होता है, वो नॉर्मलाइज कैसे होता है। तो फर्स्ट अपॉन फ्रैक्चर हीमाटोमा, जहाँ फ्रैक्चर हुआ वहाँ ब्लड क्लॉट आ जाएगा, तो वो होता है 72 आवर्स ऑफ इंजरी में। उसके बाद ग्रैनुलेशन ऑफ टिश्यू, वो 3 to 14 डेज में होता है। उसके बाद कैलस फॉर्मेशन होता है एंड ऑफ द सेकेंड वीक फ्रॉम द इंजुरी। उसके बाद ऑसिफिकेशन होता है, वो 3 weeks to 6 months में होता है। क्लिनिकल यूनियन, कास्ट कैन बी रिमूव्ड, इसमें फिर कास्ट रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद कंसोलिडेशन, रेडियोलॉजिकल यूनियन होता है। और उसके बाद रीमोल्डिंग अप टू 1 year। ये इसमें अच्छे से दिया है। फर्स्ट अपॉन इम्पैक्ट, मतलब कुछ लगा। उसके बाद इंडक्शन, वहाँ ब्लड क्लॉट हो रहा है, हीमाटोमा। उसके बाद इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग आ जाती है। उसके बाद सॉफ्ट कैलस हो जाता है। उसके बाद ऑसिफिकेशन और उसके बाद रीमोल्डिंग, मीन्स वो अपने नॉर्मल इसमें आ जाता है। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं फ्रैक्चर के? डिलेड यूनियन, मीन्स जहाँ इंजरी हुई है उसको डिले लगता है बहुत ज़्यादा। उसके बाद नॉन यूनियन, वो अपने प्रीवियस फॉर्म में आता ही नहीं। उसके बाद माल यूनियन, अगर नॉर्मल इसमें आ भी गया तो वो प्रॉपरली जैसे पहले था वैसे वो जॉइन नहीं होता बोन। उसके बाद एगुलेशन, उसके बाद सूडो आर्थरोसिस। उसके बाद रीफ्रैक्चर, वहाँ फिर से फ्रैक्चर होने के चांसेस हैं। उसके बाद मायोसाइटिस ऑसिफिकल्स। उसके बाद कंपार्टमेंट सिंड्रोम। नर्सिंग केयर क्या दे सकते हैं हम? इंक्रीज रिस्क ऑफ हाइपोवोलेमिया एंड शॉक रिलेटेड टू ट्रॉमा एंड ब्लीडिंग। पेशेंट में ब्लीडिंग हुई है तो
इंजरी की वजह से, तो ये नर्सिंग डायग्नोसिस है। तो उनमें क्या होगा, हाइपोवोलेमिया मीन्स बॉडी फ्लूइड जो है वो कम हो जाएगा और शॉक में हो जा सकता है पेशेंट। उसके बाद इंक्रीज रिस्क ऑफ बोन इन्फ्लामेशन रिलेटेड टू ओपन फ्रैक्चर, देन इंक्रीज रिस्क ऑफ फैट इम्बोलिज्म रिलेटेड टू फ्रैक्चर ऑफ द लॉन्ग बोन। उसके बाद इंक्रीज द रिस्क ऑफ सीवियर फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट एंड मेटाबॉलिक इम्बैलेंस रिलेटेड टू इंजुरी एंड इन्फ्लामेशन। देन पेन एंड इमोबिलिटी रिलेटेड टू डायग्नोसिस ऑफ फ्रैक्चर, पेन और इमोबिलिटी तो रहेगी। इंक्रीज रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी, कार्डियोवास्कुलर, बॉवेल एंड स्किन कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू लॉन्ग पीरियड ऑफ इमोबिलिटी। अगर पेशेंट को फ्रैक्चर हुआ है तो पेशेंट मूव नहीं हो सकता, तो उसकी वजह से उनको अदर जो सिस्टम वर्क कर रहे हैं बॉडी में उन पे भी इफ़ेक्ट आएगा। उसके बाद एंजाइटी रिलेटेड टू सिम्टम्स ऑफ डिसीज एंड फियर ऑफ अननोन, पेशेंट को एंजाइटी रहेगी कि अब मेरा फ्रैक्चर हुआ है तो फिर से होगा कि नहीं, जॉइंट अच्छे से क्योर होगा कि नहीं होगा, ऐसा। ये था हमारा फ्रैक्चर। थैंक यू सो मच।